है। आरआरबी एनटीपीसी 2019 का सीबीटी 1 का मैथ का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें 28 दिसंबर 2020 से 12 जनवरी 2021 तक जितने भी शिफ्ट में एग्जाम हुए सभी शिफ्ट के सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुके हैं। इन सब का वीडियो प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। आज की क्लास में 13 जनवरी 2021 का पहला शिफ्ट का सॉल्यूशन पढ़ना है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है यदि एक आयत का क्षेत्रफल 60 इकाई और परिमाप 34 इकाई है तो उसका विकर्ण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए वैसे ये सवाल अलजेब्रा से बनेगा और दूसरा तरीका है कि इसको हिट एंड ट्रायल से बनाइए। तो एक आयत बना लेते हैं समझने के लिए, और यहाँ पर परिमाप दे रखा है 34 इकाई, तो लंबाई प्लस चौड़ाई कितना हो जाएगा, 34 का आधा यानी कि 17 इकाई हो जाएगा। 17 में इसको तोड़िए 5 और 12 में। ठीक है, तो 5 को अगर हम लोग चौड़ाई मानेंगे तो लंबाई कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब यहाँ से सेटिस्फाई कराएंगे हम लोग क्षेत्रफल को, तो क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है आयत का क्या, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई है 12, चौड़ाई है 5, दोनों को गुना करने पर 60 इकाई हो रहा है, तो 12 पंचे 60 इकाई हो रहा है। इसका मतलब ये डेटा एकदम सही है। तो इसके अपेक्ष में हम लोग अगर देखें तो विकर्ण क्या होगा, 5 12 है तो ये कितना हो जाएगा 13, ट्रिपलेट होता है 5 12 13, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है। तो 13 इकाई इस सवाल का सही आंसर है। और बाकी इसको अलजेब्रा से कैसे करेंगे, देखिए लंबाई है कितना 60, तो लंबाई को हम लोग L मान लेते हैं, चौड़ाई को क्या मान लेते हैं, B मान लेते हैं। तो क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई बराबर 60 दिया हुआ है। और दूसरा कंडीशन है परिमाप 34 दिया हुआ, तो ये LB से परिमाप कैसे निकलेगा, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कर देंगे 34 के। तो यहाँ से L प्लस बी आ जाएगा, यहाँ पर L भी आ जाएगा, तो फिर ये L प्लस बी का स्क्वायर कर देंगे, उसके बाद निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक चुनाव में उम्मीदवार ए को कुल मान्य वोटों के 75% के बराबर वोट मिले। यदि कुल वोटों में से 15% वोटों को अमान्य घोषित किया गया और कुल वोटों की संख्या 5,60,000 है, तो ए के पक्ष में पड़ने वाले मान्य वोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर कुल वोट कितना है, 5,60,000 यहाँ पर लिखते हैं। अब इसमें से 15% जो है अमान्य है, तो मान्य कितना रहा 85%, यानी कि ये 5,60,000 का 85% जो वोट है वो क्या है, वैलिड है। अब आगे देखिए ए के बारे में पूछ रहा है, तो ए को कितना मिला है 75%। ठीक है, और मान्य वोट यानी वैलिड वोट का 75%, और वैलिड वोट हम लोग यहाँ पर कितना निकाले हैं, 5,60,000 का 85%। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, 75% निकालेंगे, यही होगा ए के वोटों की संख्या। तो यहाँ से 0 0 काट देते हैं, यहाँ पर 4 0। अब यहाँ गुना करना है। ठीक है, तो गुना करने से पहले हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर 56 में क्या है 7 है, ठीक है आवाज संख्या, और 85 में क्या है 17 है, 17 गुना 5 होता है। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं 7 या 17, तो 17 से हम लोग चेक करेंगे, 17 गुना 34, ये 17 का मल्टीपल नहीं है, ये 17 का मल्टीपल है, और ये 17 का नहीं है, ये भी 17 का नहीं है। तो एक ही ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल S वाले एक ठोस गोले को 2 त्रिज्यीय तलों द्वारा 4 समान भागों में काटा जाता है, सभी भागों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, देखिए एक गोला है और ये गोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 4πr²। और जब इस गोला को हम लोग इस तरह से मान लीजिए एक बार काटेंगे, तो जब एक बार काटेंगे तो 2 अर्धगोला बनेगा, तो 2 अर्धगोला का जो वृत्तीय क्षेत्र का क्षेत्रफल बढ़ेगा, तो ये एक तो इसमें आएगा एक तो इसमें आएगा, यानी कि ये भाग जो काटेंगे तो एक वृत्त इस तरफ बन जाएगा, एक वृत्त इस तरफ, तो टोटल यहाँ पर 2 वृत्त हुआ, तो 2 वृत्त का क्षेत्रफल बढ़ गया, टोटल हो गया 2πr²। इस तरह से यहाँ पर क्या कर रहा है कि 4 समान भाग में काटना है, तो एक कट यहाँ लगाए तो 2 भाग हुआ, फिर इसी तरह से कहीं पर भी एक कट लगा दिए, मान लीजिए ऐसे लगा दिए, तो 2 वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ भी बढ़ेगा ये काटने के बाद। ठीक है, तो इधर भी हो जाएगा 2πr², तो दोनों को जोड़ेंगे तो कुल कितना हो गया, 2 2 4πr², यानी ये जो निकला है क्षेत्रफल ये वृद्धि हुआ है इतना काटने के बाद, और पहले से इतना दिया हुआ है। अब पूछ रहा है कि सभी भागों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो पहले से तो ये है ही, साथ में ये बढ़ गया, तो दोनों मिला के कितना हो गया 8πr², यानी पहले का कितना गुना हो गया 2 गुना। तो पहले s दे रखा तो अब कितना हो जाएगा 2s, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। एक आदमी किसी कार्य को पहले 5 दिनों में 4 आवर प्रतिदिन, अगले 5 दिनों में 5 आवर प्रतिदिन और अंतिम 5 दिनों में 6 आवर प्रतिदिन काम करके 15 दिनों में काम को पूरा करता है। यदि वह आधे घंटे के लंच ब्रेक के साथ प्रतिदिन 8 घंटा काम करता है, तो वह उक्त कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेगा। देखिए मान लेते हैं कि आदमी का जो एफिशिएंसी है कितना है, 1 यूनिट पर आवर है।
अब यहाँ 5 दिन कर रहा है 4 घंटा, तो कितना हो जाएगा टोटल वर्क, 5 के 20 यूनिट हो गया। अगले 5 दिन में कितना हो जाएगा, 5 × 5 25। अगले 5 दिनों में कितना होगा, 5 × 6, टोटल हो जाएगा 30। अब सबको जोड़िए, टोटल वर्क निकल जाएगा 20 20 40 30 70 5 75 यूनिट हो गया टोटल वर्क। ठीक है, ये निकालना है क्या, टोटल वर्क। अब इस काम को वो क्या कर रहा है कि 8 घंटे प्रतिदिन काम करता है और आधा घंटा का लंच ब्रेक लेता है। तो 8 घंटा में आधा घंटा तो ये लंच ब्रेक ले रहा है, तो काम कितना देर कर रहा है, 7.5 घंटा। और 1 घंटा में हम लोग माने हैं 1 यूनिट काम कर रहा है, तो 7.5 घंटा में कितना करेगा, 7.5 यूनिट। अब इसी दर से 75 यूनिट काम को करने में कितना टाइम लगेगा, 7.5 से इसको डिवाइड करेंगे, तो जब कटाएंगे तो कितना आएगा, 10। तो 10 दिन इस सवाल का सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। एक त्रिभुज के 2 कोनों का योग इसके तीसरे कोनों के बराबर है, तीसरे कोनों की माप ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए 90 डिग्री इसका आंसर होगा, डायरेक्ट आप लोग लगा सकते हैं, क्योंकि त्रिभुज में 3 कोण होता है, 2 कोनों का योग तीसरे के बराबर है, तो तीसरा कितना होगा, पहले ये बताइए त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। 180 का आधा 90 डिग्री, और 180 का आधा फिर से 90 डिग्री। तो ये जो आधा बचा ये अकेले तीसरा कोण है, ठीक है, 90 डिग्री। तो बाकी जो 90 डिग्री बचा इसी में पहला और दूसरा कोण है। ठीक है, तो पहला दूसरा के बारे में नहीं पूछ रहा है और निकाल भी नहीं सकते हैं, तो इसका जो आंसर होगा तीसरा कोण के बारे में पूछ रहा है, तो 90 डिग्री इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, ये क्या है, ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर क्या है, 5√5 और 125 को क्या लिख सकते हैं, 125 हो जाएगा आपको 5√5, और 3√5 पहले से है, 5√5 इसमें जुटेगा तो कितना हो जाएगा, 8√5। और नीचे देखिए 80 को 16 × 85 यानी कि 4√5 हो गया 80, प्लस ये 6√5 है ही, दोनों को जोड़िए, 6 4 10√5 आया। √5 कट जाएगा, 10 से 8 को डिवाइड करेंगे तो 0.8 आएगा, 0.8 आया, यानी कि ये परिमेय संख्या है। अगर ये नहीं कटता, रिकरिंग होते होते जाता है, यानी कि पुनरावृत्ति होते जाता अंकों का, तो ये क्या होता, अपरिमेय संख्या होता। आगे बढ़ता, माना n वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे इन तीनों संख्या को विभाजित करने पर समान शेषफल बचता है, तो संख्या n के अंकों का योग क्या है। ठीक है, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी कौन, इन तीनों के अंतर का HCF। ठीक है, तो इन दोनों का अंतर जब लेंगे तो कितना आएगा, 33 60, और इन दोनों का जब अंतर लेंगे तो कितना आएगा, 22 और 40, यानी कि 2240। ठीक है, और इन दोनों का अंतर लेंगे पहला और लास्ट वाला का, तो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपको 5600। ठीक है, यानी यही तीनों नंबर का जो HCF होगा वही होगा ये बड़ी से बड़ी संख्या n। तो इनका HCF निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अंतर मेथड से निकालेंगे इसको। देखिए इन दोनों का अंतर लीजिए, कितना आएगा, ये आ जाएगा 1120। इन दोनों का अंतर लीजिए, ये आ जाएगा 33 60, और फिर लास्ट वाला और फर्स्ट वाला का अंतर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको 22 और 40, यानी कि 2240। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ से हमको HCF निकालना है, तो देखिए 0 तो सब में है, यानी कि 10 कॉमन है, ये है। उसके बाद 4 से ये संख्या ये संख्या भी कट रही है, तो यानी कि 4 और 10 से 40 हम लोग क्या करेंगे, अलग करेंगे, 40 गुना, उसके बाद यहाँ क्या बचता है, 4 से जब 112 को डिवाइड करेंगे तो 28 आएगा। ठीक है, इसको भी उसी तरह से तोड़िए, 40 को अलग करेंगे, उसके बाद 4 8 32, 4 9 36, यानी कि 89 आ रहा है। फिर इसको भी करेंगे उसी तरह से, 40 गुना 4 5 20, 4 6 24। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इन तीनों में हाईएस्ट कॉमन क्या है, हाईएस्ट कॉमन यहाँ पर 40 है। ठीक है, उसके अलावा कोई नंबर कॉमन नहीं है, क्योंकि यहाँ 28 है, यहाँ 89 है, 89 तो अभाज्य संख्या है, तो कॉमन यहाँ पर नहीं है। तो इसका जो HCF हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, यही वो n का वैल्यू होगा। अब इनके अंकों का योग पूछ रहा तो कितना हो जाएगा, 4 + 0 4, 4 इस सवाल का सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, इसमें कह रहा है कि a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² के लिए निम्न में से कौन सा मान्य है। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग खोलते हैं, a + b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a² + b² + 2ab बराबर a² + b²। अब यहाँ पर देखिए 2ab को अगर हम लोग इधर रखेंगे तो a² + b² जाके उधर घट जाएगा, यानी कि उधर जब घटेगा तो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो ab बराबर क्या आ गया, 2 से 0 को डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा, यानी दो संख्या के गुणनफल 0 है, तो इसका मतलब ये दोनों संख्या क्या होगा, अनंत होगा, इसका कोई लिमिट नहीं होगा। अगर a को हम कुछ लेंगे, b को 0 लेंगे तो 0 हो जाएगा, अगर a को 0 ले लेंगे, b को कुछ भी ले लेंगे तो वो भी 0 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, यानी ए बी की अनंत संख्या के लिए सत्य हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, एक लैपटॉप का मूल्य 27,000 है, 2 वर्ष की एक्सटेंडेड वारंटी खरीदने के लिए आपको का मूल्य 27,000 है, 2 वर्ष की
एक्सटेंडेड वारंटी खरीदने के लिए आपको 15% अतिरिक्त भुगतान करना होगा। लैपटॉप का अंतिम मूल्य ज्ञात कीजिए यदि पूरी राशि पर 6% जीएसटी का भुगतान किया जाना है। ठीक है, तो देखिए 27,000 इसका कीमत है। अब इसमें 15% वारंटी के लिए चाहिए, ये जो 2 वर्ष का वारंटी एक्सटेंड कर रहा है, तो 27,000 का 15% कितना होगा? देखिए 27,000 का 10% हो जाएगा 2700, और 5% निकालेंगे के लिए 2700 का आधा यानी कि 1350 करेंगे, तो कुल मिला के कितना आ जाएगा? 4050। तो ये आ गया 15%, तो इसमें जोड़ देंगे 4050। तो ये वारंटी का प्राइस जुटने के बाद कितना हो जाएगा? 0501, यानी कि ये आ गया कितना? 31,050। अब इस पर 6% का जीएसटी भी ऐड करना है, तो 31,050 का 6%, तो कितना हो जाएगा? 6 गुना, देखिए 31,050 का जब हम लोग 1% निकालेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पर दशमलव लगेगा, तो ये हो जाएगा 310.5। तो 310.5 को, ये हो गया 1%, तो 6% का निकालना है, तो 6 से गुना करेंगे तो ये कितना आएगा? इधर हो गया आपको कितना? 6 या 1860 और 3 यानी कि 1863। तो ये जो जीएसटी है इसको भी हम लोग इसमें जोड़ेंगे, तो टोटल प्राइस निकल के आएगा कितना? यहाँ आ जाएगा 9, यहाँ 2, यानी 32,913 इस सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। 36 और एन के एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 9 और 180 है, तो एन का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या होता है? 36 गुना यानी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। ठीक है, तो इसको हम लोग निकाल लेते हैं। देखिए 36 से कट जाएगा ये 5 बार में, तो एन का वैल्यू क्या आ गया? 9 पचे 45। 45 इस सवाल का आंसर है। आगे बढ़ते हैं, इसका मान निकालना है। ठीक है, तो 4 का वर्गमूल जब लेंगे तो प्लस में भी आएगा माइनस में भी आएगा 2, तो प्लस और माइनस दोनों वाला होगा, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। यदि 10 क्रमागत घंटों के दौरान एक रेलगाड़ी की चालें A1 A2 इसी तरह से A10 तक दिया है, तो रेलगाड़ी की औसत चाल क्या होगी? आंसर दिया है गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य, समांतर माध्य और माध्य का। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर, देखिए ये 10 घंटा का अलग अलग स्पीड दिया हुआ प्रत्येक घंटा का। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? कुल दूरी बट्टा कुल समय। तो कुल दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे? देखिए पहला 1 घंटा में इतना इस चाल से कवर किया तो इतना दूरी कवर किया, और दूसरा घंटा में इस चाल से कवर किया है तो 1 घंटा में कितना दूरी कवर करेगा? इतना ही। तो कुल दूरी निकालने के लिए हम लोग को इसको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो सबको जोड़ेंगे। ठीक है, तो जोड़ यहाँ पर लगा देते हैं, और इसको डिवाइड किससे करेंगे? कुल समय से। तो कुल समय कितना होगा? कुल समय हो जाएगा 1 घंटा 2 घंटा, इसी तरह से जोड़ेंगे तो टोटल 10 घंटा आएगा, तो 10 से इसको डिवाइड करेंगे। तो कुल मिला के ये क्या निकल के आया है? ये माध्य निकल के आया है, क्योंकि ऊपर प्रेक्षणों का योग 10 है और नीचे 10 से हम लोग डिवाइड भी कर रहे हैं। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है, समांतर माध्य वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि ये दिया है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा a + b √2 बराबर √19 + 6 √2। ठीक है, तो इसका वर्गमूल लेना है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? ये जो 6 √2 दिया हुआ है इसको आप 2ab के फॉर्म में लिखिए। तो 2 तो आएगा ही, ए को मान लेते हैं, जब जिससे 2 निकलेगा तो बचेगा क्या? 3 × √2। इस तरह से इसको तोड़ेंगे, और तोड़ने के बाद 2 को छोड़ देंगे, बाकी नंबर का स्क्वायर का योग देखेंगे क्या ये 19 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 3 3 या 9, इधर हो जाएगा 2, 9 2 11 हो रहा है, तो ये 19 चाहिए। तो इसका मतलब जो है ये परफेक्ट स्क्वायर इस पर नहीं बनेगा। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा? ऊपर नीचे रूट के अंदर ही ऊपर नीचे 2 से गुना कर दीजिए, या नहीं तो पूरा डेटा में 2 से गुना कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम अंदर में ऊपर नीचे 2 से गुना कर रहे हैं, तो यहाँ 2 से गुना हो जाएगा, नीचे भी 2 दे देंगे। इधर हो गया a + b √2 बराबर ऊपर क्या हो जाएगा? रूट अंदर 2 से गुना करेंगे 19 में, तो 19 दूना 38 हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा? 6 दूना 12 √2, और नीचे क्या हो जाएगा? 2 से गुना किया। ठीक है, तो 2 नीचे रहेगा। अब देखिए इसका स्क्वायर रूट हम लोग बनाएंगे, क्या हो जाएगा? ये 12 √2 है, इसको तोड़िए 2ab के फॉर्म में, तो 2 × 6 × √2 आएगा, 6 दूना 12। अब यहाँ देखिए 2 को छोड़ते हुए इसका स्क्वायर करिए, 6 4 के 36 √2 का स्क्वायर 2, 36 2 38 हो रहा है, यहाँ पर 38 है। इसका मतलब अब यहाँ पर वर्गमूल बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये जो नंबर निकल के आया है इसी का आप जैसे 6 + √2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर भी एक बार लिखिए, जैसे 6 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2 × 6 × √2, और नीचे 2 पहले से है। अब यहाँ पर देखिए a² + b² + 2ab, तो इसको हम लोग a + b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसको 6 + √2 का
होल स्क्वायर लिखिए, नीचे 2 पहले से है और रूट भी है। अब यहाँ पर देखिए होल स्क्वायर है तो एक तो बाहर आ जाएगा, यानी कि 6 प्लस रूट 2 बाहर आ गया, और इसका जब वर्गमूल लेंगे 2 का तो ये आ जाएगा क्या, रूट 2। अब यहाँ पर आइए, ठीक है, यहाँ से यहाँ, अब ये जो रूट 2 है इसको लेफ्ट साइड भेजेंगे तो इसमें गुना हो जाएगा, तो यहाँ पर कर रहे हैं हम आगे सॉल्यूशन, तो ये हो जाएगा रूट 2 प्लस रूट 2 से बी रूट 2 को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2b, और बराबर इस साइड क्या है 6 प्लस रूट 2। अब कंपेयर करना है, ठीक है, रूट वाला के साथ रूट वाला का कंपेयर करिए, और जिसमें रूट नहीं है उसका उससे कंपेयर करिए। तो यहाँ पूछ रहा है ए का वैल्यू, तो इसको बराबर करिए, यानी कि ए रूट 2 बराबर रूट 2 करेंगे तो रूट दो कट जाएगा, ए बराबर कितना आ गया 1, तो एक इस सवाल का आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक बाल्टी में दूध और पानी को 2:1 के अनुपात में मिलाया जाता है। यदि दूध और पानी का अनुपात 1:2 करना हो तो मिश्रण में पानी की कितनी मात्रा मिलाई जानी चाहिए। देखिए एक बाल्टी है, उसमें दूध और पानी है, मिल्क और वाटर, किस अनुपात में है, 2:1 में है, और इसको बनाना है 1:2, 1:2 बनाना है। और ये कैसे बनेगा, पानी की मात्रा मिलाई जा रही है, वाटर की मिलाई जा रही है। मिल्क तो हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, तो मिल्क यहाँ पर क्वांटिटी में बराबर होना चाहिए। जब हम रेशियो देखेंगे तो पहला रेशियो में यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो बराबर नहीं है, तो पहले हम लोग इसको बराबर कर लेते हैं। तो 1 को 2 बनाएंगे तो 2 से पूरा रेशियो में गुना करिए, तो ये आएगा कितना, 2:1 का 2 अनुपात 2 दूना 4। ठीक है, देखिए मिल्क का क्वांटिटी दोनों तरफ बराबर हो गया। अब यहाँ वाटर में क्या चेंज हुआ है, 1 से 4 हुआ है, तो यानी कि 3 का वृद्धि हुआ है। ठीक है, तो कितनी मात्रा मिलाई जानी चाहिए, और ये बाल्टी के रूप में दिया है। अब देखिए बाल्टी की धारिता पहले कितनी थी, 2 + 1, 3 यूनिट, और 3 यूनिट ही हम लोग बना रहे हैं, यानी कि एक पूरी बाल्टी इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। यदि y का x% z के y% के बराबर है तो निम्नलिखित में कौन सा सत्य है। सिंपल सा सवाल है, y का x% बराबर कर देंगे z के y% के, तो यहाँ से y कट जाएगा, परसेंटेज भी कट जाएगा, तो x बराबर क्या आ गया, z, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। ये संख्या क्या है, ठीक है, तो ये देखिए रिकरिंग डेसिमल है, तो ये एक परिमेय संख्या होता है, अपरिमेय, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। एक छात्र ने गलती से एक संख्या को 5/2 के बजाय 2/5 से गुना कर दिया। गणना में हुई प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मान लेते हैं वह संख्या क्या होगा, इन दोनों के गुणनफल के बराबर, इसके हर में जो है, तो 2 × 5 कितना हो जाएगा, 10, ये मान लिए संख्या है। तो उस छात्र को निकालना क्या था, 10 का 5/2, जब 10 का 5/2 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आएगा 25, ये सही आंसर था। लेकिन उन्होंने गलती से क्या किया, 10 का 2/5 निकाला, जब 10 का 2/5 निकालेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 4, ये गलत आंसर था। तो देखिए कितना गलती हुआ यहाँ पर, 25 में 4 माइनस करेंगे तो 21, 21 का गलती है सही आंसर पर, यानी कि 25 पर, तो 1/25 होता है 4%, तो 21/25 हो जाएगा कितना, 84%, तो 84% इस सवाल का सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। किसी संख्या को 45 से भाग देने पर शेषफल 28 बचता है, उसी संख्या को 15 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। ठीक है, तो ये जो पहले शेषफल आ रहा था इसी को 15 से डिवाइड कर दीजिए, तो जब 15 से शेषफल 28 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13, 13 ही इस सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। एक आदमी ने एक निश्चित राशि में एक घोड़ा खरीदा और 8% की हानि पर बेच दिया। यदि उसने 1800 अधिक प्राप्त होते तो उसे 14.5% का लाभ प्राप्त होता। घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी कि 100% का वैल्यू निकालना है। देखिए पहले 8% का हानि हो रहा था, अब 14.5% का लाभ हो रहा है, तो यहाँ परसेंटेज गैप कितना है, 14 और 8 22, यानी कि 22.5% का, और रुपया में जो गैप दिया है कितना है, 1800, तो इसी का वैल्यू हो जाएगा 1800। तो 100% का निकालना है, तो हम लोग यहाँ पर 100% का निकाल देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 1800 को 22.5 से डिवाइड करेंगे और 100 से गुना करेंगे, तो पॉइंट हटा के 0 लगा दीजिए। 25 से 9 बार में, 25 से ये कट जाएगा 40 बार में, 9 से कट जाएगा 200 बार में, तो 200 × 40 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8000, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है और परिमाप का आंकिक मान उसके क्षेत्रफल के बराबर है, इसके विकर्ण के मान पूर्णांक भाग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एक आयत बनाते हैं, कह रहा है चौड़ाई से लंबाई जो है 3 मीटर अधिक है, तो चौड़ाई को हम लोग x मानते हैं, तो लंबाई कितना आएगा, x + 3 आएगा, और यहाँ परिमाप और क्षेत्रफल बराबर है, तो हम लोग बराबर कर देते हैं। तो परिमाप क्या हो जाएगा, आयत का परिमाप लंबाई प्लस चौड़ाई का 2 गुना, तो इन दोनों को जोड़िए, तो जोड़ेंगे तो 2x + 3 आएगा। ठीक है, 2x + 3,
इसका 2 गुना करना है बराबर क्षेत्रफल निकालने के इन दोनों को गुना करेंगे यानी कि x इंटू एक्स प्लस 3 हम लोग बराबर कर देते हैं। तो परिमाप क्या हो जाएगा, आयत का परिमाप लंबाई प्लस चौड़ाई का 2 गुना, तो इन दोनों को जोड़िए, तो जोड़ेंगे तो 2x प्लस 3 आएगा। ठीक है, 2x प्लस 3 इसका 2 गुना करना है बराबर क्षेत्रफल निकालने के इन दोनों को गुना करेंगे यानी कि x इंटू एक्स प्लस 3। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर गुना करेंगे तो 2 दूना 4 x प्लस 6 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x। अब इन दोनों को इस तरफ भेजिए तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर 4x इधर माइनस करेंगे तो माइनस का x आएगा, प्लस 6 इधर जाके माइनस का 6 हो जाएगा। ठीक है, और इस तरफ 0 बच जाएगा तो इसको हम लोग इस तरफ लिखते हैं। अब यहाँ बन गया द्विघात समीकरण। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए इसको किस तरह से तोड़ना है कि गुणनफल -6 और जोड़ने या घटाने के बाद -x आना चाहिए। तो यहाँ पर 2 -3 कर देते हैं, तो 2 में 3 माइनस करेंगे तो -x बचेगा और 2 गुना -3 6 आएगा। ठीक है, तो ये आंसर नहीं होता, इसको हम लोग क्या करते हैं चिन्ह बदल देते हैं, तो +2 है तो -2 हो जाएगा, -3 है तो +3 हो जाएगा। तो माइनस वाला को हम लोग इग्नोर कर देंगे, प्लस वाला जो होगा x का वैल्यू होगा, यानी x का वैल्यू क्या आ गया, x बराबर आ गया 3। यानी इसका जो चौड़ाई है 3 है और लंबाई कितना है x प्लस 3, यानी कि x का मान 3 रखेंगे 3 3 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर पाइथागोरस लगा के इसका क्या निकालना है, विकर्ण निकालना है। तो देखिए x का वैल्यू 3 है, यहाँ पर 3 देंगे। अब यहाँ पाइथागोरस लगाना है तो 3 6 पे नहीं लगा के हम लोग क्या करेंगे, देखिए 3 को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुना 1, 6 को लिख सकते हैं 3 गुना 2। तो 3 देखिए दोनों में तो कॉमन है ही, तो विकर्ण में भी 3 आएगा। उसके बाद गुना के बाद क्या आएगा, ये और ये, इस पर पाइथागोरस लगाएंगे। तो विकर्ण निकालना है तो इन दोनों का स्क्वायर का जोड़ करके देंगे वहाँ पर, यानी √2 दूना 4 प्लस 1, ये हो जाएगा कितना √5। तो √5 से यहाँ पर गुना करेंगे, ये आ गया विकर्ण। अब इसको आगे करना है 3 गुना 5 का वर्गमूल लेना है, तो वो हो जाएगा कितना 2.2 होता है लगभग। तो 22 तिया 66 यानी कि 6.6 आ रहा है। पूर्णांक भाग कह रहा है तो पूर्णांक भाग क्या है 6 है, तो 6 इस सवाल का आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। एक त्रिभुज की भुजाएं धन पूर्णांक है, यदि दो भुजाओं की माप 6 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है तो ऐसे विशिष्ट त्रिभुजों की संभावित संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए ये कितना है, अगर त्रिभुज की 2 भुजा दी हुई है तो तीसरी भुजा क्या हो सकती है, देखिए इन दोनों के अंतर से बड़ा होगा, यानी कि 6 - 3 से बड़ा होगा। मान लेते हैं वो तीसरी भुजा x है और 6 + 3 से छोटा होगा। ठीक है, और ये जितना निकल के आएगा वही होगा त्रिभुज की संख्या। तो देखते हैं कितना निकल के आ रहा है, 6 - 3 3 हो जाएगा, 3 से बड़ा होना चाहिए x और 6 + 3 यानी कि 9 से छोटा होना चाहिए। तो x का क्या क्या वैल्यू होगा, 3 से बड़ा, 4 से शुरू करेंगे, 4 5 6 7 8। ठीक है, 9 से छोटा ही रहना है, तो टोटल कितना वैल्यू आया 5 वैल्यू, तो 5 इस सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो इन चारों से पूर्णतः विभाज्य हो। तो वो संख्या क्या होगा, इन तीनों का एलसीएम और उसके बाद बड़ी से बड़ी संख्या का कंडीशन भी देखना है। तो एलसीएम निकालते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा 45 मानते हैं, उसके बाद 25 का 5 है, 5 से गुना करना होगा, 20 का 5 है, 4 नहीं तो 4 से गुना करेंगे, 15 का 5 भी है, 3 भी है। ठीक है, तो ये हो गया एलसीएम। 5 के 20 गुना 45 करेंगे तो 900 आएगा। अब बड़ी से बड़ी संख्या का भी कंडीशन है, तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है कौन, 4 बार 9 लिखेंगे यानी 9999। इसको अब ये एलसीएम से डिवाइड करिए यानी कि 900 से, तो एक बार में जाएगा पहले 900, बचेगा कितना 99, फिर 9 नीचे आएगा, फिर से एक बार में जाएगा यानी 900, बचा कितना 99। तो वो बड़ी से बड़ी संख्या जो होगी जो इससे विभाज्य होगी वो कौन सा होगा 9999 में ये जो शेषफल आया 99 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 9900। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है इन दोनों के निम्नतम पदों का अनुपात डैश है। ठीक है, तो देखिए वैसे आप कटा के तो इसको निकाल सकते हैं, लेकिन आप अगर यहाँ पर देखेंगे 47 और 67 है, अगर इसको देखें 11123, ये 47 और 67 के 3 गुना से भी ये कम है। ठीक है, तो आंसर भी उसी तरह से रहना चाहिए। तो पहला ऑप्शन हम लोग जब देखेंगे तो 3 का 3 गुना यानी कि 9 हो रहा है, तो ये 9000 से ज़्यादा है 13, कम होना चाहिए, तो ये आंसर नहीं होगा। यहाँ जो 17 है 9 से ज़्यादा है तो ये भी आंसर नहीं होगा। यहाँ 27 है 9 से ज़्यादा है, ये भी आंसर नहीं होगा। तो यहाँ पर 7 है जो 9 से कम है, जिस तरह से यहाँ पर दिया हुआ था उसी तरह से यहाँ भी हो रहा है, तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, बाकी आप इसको कटा के निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक लड़का समान समय में एक आदमी द्वारा किए गए कार्य के 1/4 हिस्से के बराबर कार्य करता है। 15 आदमी एक विशेष कार्य को 17 दिन में पूरा करते हैं।
यदि 3 आदमियों के स्थान पर 3 लड़कों को रखा जाता है तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लड़का और आदमी का अनुपात निकालते हैं इफिशियंसी का, तो बॉयज एम। ठीक है, इसको मेन लिखते हैं एम। तो यहाँ पर कह रहा है कि लड़का जो है आदमी के द्वारा किए गए कार्य का 1/4 करता है, यानी कि जब आदमी 4 यूनिट काम करेगा तो लड़का कितना करेगा, 1 यूनिट। ठीक है, अब निकालते हैं यहाँ पर हम लोग टोटल वर्क। ये अगले कंडीशन में क्या दिया रखा है कि 15 आदमी इस कार्य को 17 दिन में पूरा करते हैं, यानी 15 आदमी और आदमी का एफिशिएंसी कितना है, 4 है, और ये लग जाते हैं 17 दिन। तो ये हो गया टोटल वर्क। अब इस वर्क को कौन करेगा, 3 आदमी के स्थान पर 3 लड़का को रखा जाता है, यानी पहले 15 आदमी था तो अब कितना आदमी बचा, 3 आदमी को हटा दिया तो 12 आदमी बच गया। तो 12 आदमी है तो एक आदमी का एफिशिएंसी 4 है, तो 12 चौके 48 यूनिट काम होगा। और प्लस में ये जो 3 आदमी के स्थान पर 3 लड़का को रखा गया है तो ये भी तो काम करेगा। तो लड़का का एफिशिएंसी 1 है तो 3 गुना 1 करेंगे तो यानी कि 3 यूनिट काम होगा। तो टोटल साथ में कितना हो जाएगा, 12 चौके 48, 3 51 यूनिट। तो अब इस टोटल वर्क को इस 51 से डिवाइड करिए तो कितना आएगा, 17 से कटाएंगे 3 बार में, 3 से कटाएंगे 5 बार में, 5 गुना 4 यानी कि 20 दिन इस सवाल का आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। यदि एक समांतर चतुर्भुज की भुजाएं ये दोनों है और इसका परिमाप 44 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर है, इसकी भुजाओं के बीच बने न्यूनगुण का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एक समचतुर्भुज हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं। ठीक है, इसका नाम दे दीजिए ABCD। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये दोनों भुजा है और इसका परिमाप कितना है, 44 है। तो जिस तरह से आयत का परिमाप निकालते हैं उसी तरह से इसका भी निकालेंगे, क्योंकि ये भी आयत के जैसा ही है, लेकिन इसका जो है प्रत्येक कोण समकोण नहीं है। तो परिमाप निकालने के लिए दोनों को जोड़ेंगे और इसका 2 गुना करेंगे, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई का 2 गुना। तो दोनों को जोड़िए, यहाँ पर 3x 5x 8x हुआ, 8x का 2 गुना 16x हो जाएगा, प्लस 2 4 6, 6 का 2 गुना 12, बराबर करेंगे परिमाप कितना दे रखा है, 44 के। तो यहाँ से 16x बराबर हो जाएगा 44 माइनस 12, ये हो जाएगा 32। 16 से कटाएंगे 2 बार में, यानी x का वैल्यू कितना आ गया, 2। जब x का वैल्यू 2 आया तो पहला भुजा कितना आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा 2 तिया 6 2 8। दूसरा कितना आएगा, 2 इसमें रखेंगे तो 5 दूना 10 4 14, यानी लंबाई आ गया कितना, 14, चौड़ाई आ गया कितना, 8। अब यहाँ क्षेत्रफल 64 दे रखा है। देखिए अगर हम लोग इसके अनुरूप यहाँ पर एक ऊंचाई खींचे और एक अगर इसको आधार मान के क्षेत्रफल निकालेंगे तो यहाँ पर ऊंचाई आएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए कह रहा है कि इसकी भुजाओं के बीच बने न्यून कोण, एक तो अधिक कोण है, ये कोण तो अधिक कोण है। ठीक है, 90 से अधिक है, तो न्यून कोण बचा हमारे पास यहाँ से और यहाँ से। ठीक है, तो मान लेते हैं ये कोण थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा, तो यहाँ से हम लोग निकालने का प्रयास करेंगे इसको, और ये बिंदु को मान लेते हैं क्या है, ई है। अब देखिए जब हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे BC को आधार मान के तो क्या होगा, आधार गुना ऊंचाई, तो आधार यहाँ पर 8 है और ये जो है इसको h मान लेते हैं, h हो जाएगा बराबर 64। 8 से कटाएंगे 8 बार में, तो h कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक है, ये h कितना आ गया, 8 आ गया। अब ये पूरा 8 है और ये ऊंचाई भी 8 निकला है और ये कोण कितना है, थीटा है। अब यहाँ देखिए AB कितना दे रखा है, 14 दे रखा है। जब AB 14 है तो DC भी कितना होगा, ये भी 14 होगा, क्योंकि दोनों लंबाई है, दोनों बराबर होता है। अब यहाँ पर देखिए ये थीटा है और ये कितना होगा, ऊंचाई है तो ये 90 डिग्री पर होगा। अब यहाँ पर लगाएंगे हम लोग साइन थीटा, क्योंकि यहाँ पर h का वैल्यू 8 निकल के आया है और यहाँ पर ऊंचाई दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर लगाते हैं साइन थीटा। साइन थीटा, तो यहाँ से जब साइन थीटा लगाएंगे तो क्या होता है, P/H। तो इसके लिए P हो गया ये 8। ठीक है, और H आ गया कौन सा, ये 14, 14 हो गया H। तो कटाएंगे 2 चौके 8, 2 सते 14, डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0.7 7 सते 49, यानी 0.57 आ रहा है। ठीक है, साइन थीटा का वैल्यू। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि साइन थीटा में ये वैल्यू किसके किसके बीच में है। अगर ऑप्शन देखें तो 60 75, 30 से कम, 30 और 60 के बीच, 75 से अधिक। तो हम लोग 30 डिग्री अगर देखें, साइन 30 होता है कितना, 1/2, इसको 0.5 लिख सकते हैं, यानी ये जो वैल्यू है 0.57, ये 0.5 से अधिक है। कहने का मतलब जो आंसर होगा वो 30 डिग्री से अधिक होगा। तो 30 डिग्री से यहाँ पर कम दे रखा है, ये तो आंसर नहीं होगा। यहाँ पर 30 से अधिक है लेकिन 60 से कम है, तो 60 से कम वाला भी हम लोग चेक कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर आंसर लगा सकते हैं। तो चेक कर लेते हैं एक बार। साइन 60 होता है कितना, √3/2, और √3 होता है कितना, 1.73। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा,
ये आएगा 2 × 8 = 16, 2 × 6 = 12, 0.86 आएगा, ठीक है, जो कि इससे बड़ा है। यानी इन दोनों के बीच में ये साइन थीटा का वैल्यू वेरी कर रहा है। तो थीटा का मान 30 और 60 के बीच होगा। ऑप्शन नंबर 3 होता है कितना, 1.73। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 2 × 8 = 16, 2 × 6 = 12, 0.86 आएगा, ठीक है, जो कि इससे बड़ा है। यानी इन दोनों के बीच में ये साइन थीटा का वैल्यू वेरी कर रहा है। तो थीटा का मान 30 और 60 के बीच होगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। एक आयत के अंदर 1250 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाला एक अर्धवृत्त खींचा गया है। अर्धवृत्त का व्यास आयत की लंबाई के संपाती है और कौन साइड है, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए एक आयत बनाते हैं यहाँ पर, और इसके लंबाई पर जो है एक अर्धवृत्त बनाया गया है इस तरह से, ठीक है। इसको टच करते हुए मान लीजिए बना है, और ये जो अर्धवृत्त है इसका क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 1250, और आयत का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो देखिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²/2, बराबर दे रखा है कितना, 1250। तो यहाँ से हम लोग r निकालेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए पाई भी है इसमें 1250 में, तो पाई भी लगाते हैं। तो पाई पाई तो कटेगा ही, r² बराबर हो जाएगा 2 × 1250 यानी कि 2500। r बराबर 2500 का वर्गमूल 50, ठीक है। यानी ये r आ गया कितना, 50। तो ये पूरा व्यास है, तो ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और ये चौड़ाई कितना होगा, ये चौड़ाई देखिए त्रिज्या के बराबर है, त्रिज्या आया 50, तो ये कितना होगा, 50। क्षेत्रफल निकालना, दोनों को गुना कर दीजिए, लंबाई गुना चौड़ाई, 5000 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। संख्याओं x और y का अनुपात x/y 4:5 है। यदि x का मान z से 20% अधिक है तो y का मान z से कितना अधिक होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर x और y का दिया है, और कह रहा है कि x का जो मान है, यानी कि x का मान यहाँ पर कितना है, 4 है। ये जो 4 है z से 20% अधिक है। 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, यानी 5 से 1 अधिक है। तो कितना हो जाएगा, z का 6/5 हो जाएगा ये। तो 2 से कटाएंगे 2 बार में, 2 से 3 बार में, तो z का वैल्यू कितना आएगा, 5 × 10/3। ये आ गया z का वैल्यू। अब पूछ रहा है y का मान z से कितना अधिक है। अब y z का हम लोग रेशियो निकालते हैं। देखिए y यहाँ पर कितना दे रखा है, 5, और z निकल कर आया है 10/3। तो 3 हटाने के लिए 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 × 15, और यहाँ पर आ जाएगा 10। तो कितना अधिक है, 5 अधिक है किस पर, 10 पर। तो ये कितना आएगा, 50%। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। राम ए पर है और श्याम बी पर है। वे एक साथ एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं। रास्ते में एक दूसरे के मिलने के बाद राम को बी तक पहुंचने में 2 घंटे लगते हैं और श्याम को ए तक पहुंचने में 8 घंटे लगते हैं। यदि राम की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है तो श्याम की चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए एक आदमी इधर से जा रहा है, एक आदमी इधर से आ रहा है। दोनों के मिलने के बाद यहाँ इस पॉइंट पर मिला, तो इस आदमी को यहाँ पर जो पहुँचने में टाइम लगा, और इस आदमी को यानी इस आदमी को जो यहाँ पर पहुँचने में टाइम लगा, तो इसमें एक रिलेशन होता है। क्या होता है, यानी कि पहला आदमी का स्पीड s1, दूसरा आदमी का स्पीड s2 बराबर हो जाता है √। देखिए s1 s2 लिया, यानी पहला आदमी का यहाँ पर गति लिया है, तो यहाँ पर जो है रूट के अंदर दूसरा आदमी का टाइम लेना पड़ेगा, यानी कि टाइम 2 टाइम 1, यानी पहला आदमी का टाइम। इस तरह से इसका होता है। तो यहाँ पर निकाल देते हैं। देखिए राम है, राम कौन है, पहला आदमी है, ठीक है। तो राम का स्पीड है कितना, 40 देंगे। s2 निकालना है, बराबर रूट के अंदर t2, यानी दूसरा का समय कितना है, 8 घंटा, 8 आएगा। नीचे पहला का समय यानी कि 2 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 4 बार में, और यहाँ रूट है तो 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 से कटा दीजिए इसको 20 बार में, यानी s2 कितना निकल के आया, 20 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर होगा। आगे बढ़ता है। एक आयत का परिमाप और लंबाई का अनुपात 5:1 है। यदि आयत का क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर लंबाई 1 है और ये परिमाप है, तो एक आयत यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं समझने के लिए। ये लंबाई कितना है, 1 है, तो एक लंबाई हो गया। अब यहाँ पर जो है परिमाप कितना दे रखा है, 5। तो परिमाप जब 5 है तो लंबाई प्लस चौड़ाई कितना होगा, 5 का आधा, यानी परिमाप का आधा हो जाएगा कितना, 2.5, ठीक है। देखिए ये इसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों है, और यहाँ पर दे रखा है कि लंबाई 1 है, तो चौड़ाई कितना बचा, ये चौड़ाई बच गया 1.5, ठीक है। अच्छा यहाँ पर मिस्टेक हो गया होगा, यहाँ पर चौड़ाई होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर डेटा के अनुसार ये ज़्यादा है चौड़ाई। अब इसी के अनुसार जो दिया है इसी के अनुसार मान के हम लोग बनाते हैं।
तो क्षेत्रफल है कितना 216। अब यहाँ देखिए पॉइंट हटा के यहाँ पर जीरो लगा दीजिए आप, और 5 से कटा दीजिए, 5 या 15, 5 दूना 10। यानी यहाँ से जो लंबाई प्लस चौड़ाई का अनुपात आया है, क्या आया है 2:3। इसको x के टर्म में लिखेंगे तो ये आएगा 2x, ये आएगा कितना 3x। ठीक है, इन दोनों को मान के हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना होगा 2×6x²। और क्षेत्रफल दे कितना रखा है 216। 6 से कटाएंगे, 6×18, 6×4=36। तो x का वैल्यू कितना आएगा 36 का वर्गमूल 6। क्या पूछ रहा है आयत की लंबाई, लंबाई कितना है 2x, तो 6×2 = 12 सेंटीमीटर इस सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। जब x वस्तुओं का क्रय मूल्य y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो 25% लाभ होता है, तो x अनुपात y क्या है। ठीक है, तो देखिए विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा x हो जाएगा, और क्रय मूल्य क्या होगा y होगा। तो यहाँ पर CP और SP का जो रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा, वो बन जाएगा y/x। ठीक है, अब यहाँ पर जब हम लोग देखेंगे तो ये हो गया क्या क्रय मूल्य, ये हो गया विक्रय मूल्य। तो लाभ कितना होगा, लाभ निकालने के लिए विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य करते हैं, तो ये हो जाएगा x - y, यानी कि ये जो आया है ये क्या है लाभ है। अगर हम लोग इस स्ट्रक्चर पर अगर लाभ प्रतिशत निकालना चाहें तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर x - y जो कि लाभ है। ठीक है, और नीचे आता है क्या क्रय मूल्य, क्रय मूल्य दे रखा है y गुना 100%। ठीक है, ये हो गया लाभ परसेंट इधर से, और सवाल में जो लाभ परसेंट दिया हुआ है वो कितना है 25%। अब यहाँ से निकाल लेते हैं, देखिए कटा देंगे 25 से 4 बार में, और ये y को इस तरफ भेजेंगे और ये 4 से गुना करेंगे तो 4x - 4y बराबर y, और 4y को इस तरफ भेजेंगे तो 4x बराबर 5y हो जाएगा। तो x का आ गया कितना 5 और y का आ गया 4। ठीक है, तो x अनुपात y जो बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा 5:4। 5:4 ही इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। एक कॉलेज में 1800 छात्र हैं, और इसमें क्या कह रहा है कि कॉलेज में कितने छात्र गणित का अध्ययन कर रहे हैं। तो गणित का कहाँ पर है, यहाँ पर 60 डिग्री। ठीक है, तो टोटल छात्र है 1800, 1800 को 60 डिग्री निकालना है, और नीचे देंगे टोटल। ये वृत्तीय कोण कितना होता है, एक 360 डिग्री। तो कटाएंगे 6 बार में, 6 से कटाएंगे ये 300, तो 300 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। एक कॉलेज में 1800 छात्र है, वही दिया हुआ है, तो और कह रहा है आगे सवाल में, यदि राजनीति विज्ञान नामक पाठ्यक्रम को बंद कर दिया जाता है तो उसमें पढ़ने वाले छात्रों को समान रूप से इतिहास और जनसंचार पाठ्यक्रमों में वितरित कर दिया जाता है, तो जनसंचार पाठ्यक्रम में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या में होने वाली वृद्धि की गणना करिए। ठीक है, तो पहले निकालते हैं कि राजनीति विज्ञान में कितने छात्र पढ़ रहे हैं। तो राजनीति विज्ञान यहाँ पर है 12 डिग्री लेकर के, तो टोटल छात्र है 1800, 1800 का 12 डिग्री निकालते हैं, 12/360। कटाएंगे ये 30 बार में कटेगा, और इससे जब कटाएंगे ये 60 बार में कटेगा। ठीक है, यानी 60 छात्र जो है इससे निकाला गया है, और इसको इक्वल डिवाइड करेंगे तो 30-30 होगा, और उसमें से इतिहास और जनसंचार भी दिया है, तो जनसंचार का पूछ रहा है तो उसका कितना हो जाएगा 30 ही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। कितने छात्रों की लंबाई 151 सेंटीमीटर से अधिक है लेकिन 156 से कम है। ठीक है, तो 151 से अधिक है तो 151 को काउंट नहीं करना है, 156 से कम है तो 156 और 156 से अधिक वाला को काउंट नहीं करना है। अब बाकी बच गया यहाँ पर कितना, देखिए 5, 5 और 12, 17, 17 4 21, 21 10 31, तो 31 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें श्रमिकों का औसत वजन कितना है। ठीक है, सबको जोड़ के 4 से डिवाइड करेंगे तो 60 साल इसका, 60 kg इसका आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। अच्छी लगी तो वीडियो